चंदन रेडी योर लाइव। नमस्कार, आप सबका स्वागत है 10 सीतामढ़ी की स्पेस पे। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह, और आज जो 10 सीतामढ़ी प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं रीगा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमित कुमार टुन्ना जी। सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। जी नमस्कार। और हमारे साथ ही राघव गुप्ता जो फाउंडर है 10 सीतामढ़ी पेज के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघव, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली प्रथम ऐसा टाइम है जो कि मुझे अपने पेज पे एक्चुअली अपने चैनल पे स्वागत किया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार आप सभी को। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जैसे कि टुन्ना सर। इससे पहले भी हम दिल्ली में लाइव आ चुके हैं साथ में कांग्रेस ऑफिस से, सर को याद होगा, और काफी अच्छा रहा था। ये दूसरी बार, हाँ ये दूसरी बार है। हाँ, दूसरी बार है कि सब हम और सर मतलब साथ में लाइव है। और उन दिनों हम लोग साथ में थे, लॉकडाउन है, सभी लोग सोशल डिस्टेंस में है। सर एक्चुअली पटना में है, हम नेपाल में है, और हमारे मित्र जो कि चंदन प्रताप वो एक्चुअली दिल्ली में है। तो इन सब का ख्याल करते हुए भी ये स्पेशली लाइव है जो कि सीतामढ़ी में फर्स्ट टाइम किया जा रहा है, और ऐसा पहले नहीं हुआ है। और ऐसा इंटरव्यू शायद पहले किसी भी नेता पॉलिटिशियन किसी का नहीं हुआ हमारे सीतामढ़ी मतलब में। तो आज हम अपना इंटरव्यू शुरू करेंगे इसी बातों के साथ कि लॉकडाउन में आम जनता जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, बहुत ही दयनीय हो चुकी है, तो उन पे चर्चा करेंगे कि वो एक्चुअली क्या परेशानी झेल रहे हैं, उनमें क्या दिक्कत आ रही है, और वो किस प्रकार इसको सहन कर रहे हैं। तो चंदन प्रताप, आप स्टार्ट करें। सर, आपका स्वागत है हमारे। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको अभी सीतामढ़ी की जनता के साथ साथ आपके रीगा विधानसभा के वोटर भी आपको देख रहे हैं, और आज आप जो कुछ भी बोलेंगे वो मायने रखेगा, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सर, तो आपको क्या लगता है सर, इस लॉकडाउन में क्या लगता है सबसे ज्यादा समस्या किसे झेलने पड़ी? नहीं, सबसे बड़ी बात है लॉकडाउन में सबसे ज्यादा समस्या झेलना पड़ा है वो लोग जो हमारे बिहार के गरीब मजदूर है जो बाहर काम कर रहे हैं। क्योंकि सरकार ने, कोरोना तो हमारे यहाँ फरवरी में आ गई, और फरवरी से वो वेट करते रहे कि बढ़े, उनको सबको उसी समय स्टॉप करना चाहिए था। सब चीज जब बाहर से फ्लाइट आना बंद कर देना चाहिए था फरवरी में ही, लेकिन वो नहीं किए। और लॉकडाउन फरवरी में करते तो ये नहीं होता। ये बाहर जो काम कर रहे हैं उनको कम से कम आने की व्यवस्था होनी चाहिए थे। 22 तारीख 20 तारीख को एकाएक प्रधानमंत्री जी एक दिन का लॉकडाउन किए, फिर 22 को अनाउंस कर दिए कि पूरा लॉकडाउन है। तो उस समय जो आज हम लोग बाहर से लोगों को ला रहे, अपने मजदूर भाइयों को, अपने गरीब भाइयों को, जो कि बिहार इसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, क्योंकि बिहार में नियर अबाउट कम से कम 20 से 25 लाख ऐसे लोग हैं जो बाहर जाके काम करते हैं, तो उनके घर का चूल्हा जलता है। लेकिन ऊपर बैठे लोगों ने ये नहीं सोचा कि पहले उनको ले आया जाए, वो कैसे रहेंगे, और सीधे लॉकडाउन अनाउंस किया। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट वो लोग ही पड़े जो बाहर काम कर रहे हैं। तो सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार सरकार मजदूरों के नाम पे, गरीबों के नाम पे राजनीति कर रही है? 100% केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार। मेरा कहना था कि लॉकडाउन जब आज के डेट पे हम लोग बाहर से ला रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है कि उस समय जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन शुरू किए हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो उस समय उतना फैल नहीं रहा था, और महाराष्ट्र में भी शुरुआत था, हर स्टेट में शुरुआती फेज था। तो शुरुआती फेज में ही हम लोग अपने लोगों को लाने की बात करते। फर्स्ट 1 वीक का रिलीज देके कि एक सप्ताह में जिनको जहां ले जाना है, ट्रेन बंद किए, सिर्फ मजदूरों के लिए ट्रेन चलता, लोग आ जाते हैं। तो हमको नहीं लगता जो स्थिति आज बिहार में पर डे बढ़ रहा है, जहां नहीं था, कल रात को हमारे विधानसभा में भी एक हो गया, तो वो भी बढ़ा। तो अब तो और दयनीय स्थिति हो गई, क्योंकि लोग बाहर से आए हैं, उससे फैल रहा है। उसको कंट्रोल करने का इनके पास सिस्टम नहीं है। क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, क्वारंटाइन सेंटर में जाइए क्या स्थिति है। हम लोग फोन करते हैं, सीओ कोई नोटिस नहीं ले रहा, फोन का रिस्पॉन्स नहीं करता। बहुत ही दयनीय स्थिति है। जो गरीब लोग हो, जो डेली रोज कमाना है, रोज खाना, उनके लिए कोई सरकार नहीं सोच रही। सर, जैसा कि आपने अभी ये कहा कि हम लोग कॉल करते हैं बट कोई रिस्पांस नहीं आता, हमारे पास कई ऐसे मजदूर के मैसेज आए हैं, स्क्रीनशॉट भी हमारे पास है। उनका ये कहना है कि हम अपने क्षेत्र के विधायक को कॉल कर रहे हैं, सांसद को कॉल कर रहे हैं, तो उनका कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है। नहीं, आपको बता दें, मेरे पास तो इतना फोन और मैसेज होगा व्हाट्सएप पे, आप समझ नहीं सकते हैं। आज तक मैंने फोन नहीं बंद किया, हम झूठ नहीं बोलते हैं।
हमको अंत में मेरा दो नंबर बंद करना पड़ा, क्योंकि लोग समझने हम क्या कर सकते हैं, हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे पास वो नहीं है कि हम हल्ला कर सकते हैं। आप देखिए फेसबुक पे हरदम का है कि उनके लिए, इवन हम ट्राई किए कि नहीं होगा, हमारे महाराष्ट्र के मजदूर थे कि हम ट्रेन का भाड़ा देने को तैयार है, मैंने प्रयास किया, लेकिन लोग सुनने, यहाँ के सरकार सुनने को तैयार नहीं, तो क्या करेंगे। हमारी पार्टी भाड़ा दे रही है, उसमें इन लोग नहीं रिस्पॉन्स ले रहे हैं, तो क्या कीजिएगा। हम यहाँ माने वर्थलेस है। हम उनको समझाते थे बाबू अब लॉकडाउन शुरू है, कोई उपाय नहीं, तो यही ना जो बाहर उनको कैसे ला सकते थे उस समय। आप ही बताइए, मेरे जगह आप होते तो क्या करते। माने दर्द होता था उन लोगों के लिए, जो लोग फोन करते थे बच्चा लोग है, खाना नहीं, तो अब यहां से रह के हम क्या कर सकते हैं। महाराष्ट्र में अगर कोई मित्र भी है, उसको भी कहा कि हम उनके तक अप्रोच नहीं करा सकते, क्योंकि कोरोना ऐसा चीज है कि किसी से किसी को पड़ सकता है। और इस पे हमको राजनीति नहीं करना था कि हम दिखा रहे हैं कि हम करा रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं खाना। जहां तक जो बन पड़ा, मेरे से हमको फोन करके, जहां जैसे कुछ लोग बताएं कि भैया राशन ठीक से नहीं बट रहा है, कुछ लोगों का जिसका कि जिनके हस्बैंड बाहर रहते हैं, राशन कार्ड में नाम उनकी पत्नी का, उनको नहीं मिला, तो उन लोगों को दिलवाया, जो बन पड़ा किए। लेकिन हम लोग भी माने गॉड नहीं है, भगवान नहीं है, उस स्थिति में नहीं थे कि सब चीज कर सकते। अच्छा सर, हमारा एक सवाल था, हमारा एक सवाल था कि सीतामढ़ी में कुछ ऐसे नेता लोग हैं, राघव पहले आप बोलिए। सीतामढ़ी में कुछ ऐसे नेता लोग हैं जो कि एक्चुअली मैसेज देख रहे हैं, उनको कॉल कर रहे हैं, वो लोग कॉल सुन रहे हैं और बोल रहे हैं मरना है तो मरो, हम क्या करें उसमें, ऐसा वर्डिंग यूज कर रहे हैं, उनके लिए सर क्या कहना चाहेंगे। नहीं देखिए, दूसरे का क्या सेंस है वो नहीं हम जानते हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं। जनप्रतिनिधि है, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ आदमी लोग देखिए वो भी अपने परिस्थिति में ही बोलेंगे। हमको नहीं लगता कि किस परिस्थिति में कोई भी लीडर इस टाइप से बोल सकता है कि मरता हो तो मरो। लेकिन लोग भी बहुत बेचारे एकदम परेशान थे, कॉल कर रहे थे, और जो हम लोग तो इतना विवश थे कि कुछ समझ में नहीं आता। सर मेरा सवाल आपसे यह है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन में सरकार है, यानी ये कहा जाता था कि डबल इंजन की सरकार है, और ऐसे महामारी के दौर में दोनों इंजन फेल नजर आ रहे हैं। आप समझिए कि जेडीयू, ये कोरोना बिहार में पूरे देश में सबके लिए है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा न कभी हम लोग को मीटिंग बुलाया, कोरोना पे क्या तैयारी, हमारे यहाँ से फंड हमारा 50 लाख रुपया ले लिए, हर विधायक का फंड ले लिए, तो उस फंड का यूटिलाइजेशन मेरे हिसाब से मेरे विधानसभा में भी तो होना चाहिए कि क्या करना है। लेकिन कोई मीटिंग नहीं, उन्होंने मीटिंग बुलाया तो बीजेपी और जदयू के विधायकों को बुला के बात किया, हम लोग को तो कोई नोटिस ही नहीं लिया, और हम लोग को पता चला कि आपका 50 लाख कट गया। अरे वो 50 लाख हमारे क्षेत्र में दो, कैसे दे रहे उसका लिस्ट दो, उसके पैसा के मालिक हो, ठीक है, लेकिन ये तरीका नहीं ना भैया। वो नोटिस है, वो यहाँ लग रहा है कोरोना सिर्फ बचाना है, तो यहाँ राजनीति हो रही है अगला चुनाव का, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। इस पे हम लोग बहुत, तो सर यानी कि आप मानते हैं कि नीतीश जी अब एनडीए के मुख्यमंत्री हो गए, बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, इसको आप लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आप मानते हैं कि बिहार में जो डबल इंजन की सरकार थी, इस महामारी में दोनों इंजन फेल हो गए। 100% फेल है बॉस, कहीं भी देख लीजिए। आप बताइए कि बिहार में अभी भी लोग परेशान है आने के लिए, सरकार क्या व्यवस्था कर रही है। यहां से हम बता दें, सीतामढ़ी का भाड़ा, आप सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं, यहां से सीतामढ़ी, पटना से सीतामढ़ी का भाड़ा कितना होना चाहिए, कितना है आप ही बताइए बस का। 160 या 180 के आसपास था। हाँ बोले ना। और मेरे लोग आए, 2 लड़का आया सुबह 5 बजे ट्रेन से, मुझे फोन किया भैया यहाँ से सीतामढ़ी जाना है, तो हम बोले बाबू तुम बस स्टैंड चल जाओ, वहां कुछ व्यवस्था होगा तो ठीक है। फिर हम 1-2 घंटा बाद फोन किए, क्या हुआ जी, भैया बस तो मिला लेकिन 450 रुपया भाड़ा लिया गया। बस सरकारी बस में टिकट मैंने दिखाया, मैंने ट्वीट किया और उस बस नंबर का दिया, उसका इंटरव्यू प्रेस वाले को बोले, वो भी लिए। कार्रवाई क्या हुई कि कोई गरीब बेचारा भूखे मर के कैसे घर तक पहुंचने के लिए, और उससे आप वसूल रहे 450 रुपया भाड़ा। ये कहां का कानून है, कहां का इंसाफ है, ये पूछना होगा, उनको जवाब देना होगा जनता को, उनको उनसे सब पूछेगी। आप सोचिए, जहां 160 रुपया वहां 450 रुपया लिए। इन लोग इसमें बिजनेस बना रहे हैं, रुपया कमाने का काम कर रहे हैं, मिली भगत है, ऊपर से नीचे सब पैसा बांट रहे हैं, जनता तक कुछ नहीं। यानी कि मजदूरों का मजबूरी का फायदा उठा रही है सरकार, आप ये कहना चाह रहे हैं।
आपको हम प्रूफ दे रहे हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। उस बस में बोलिएगा, फोटो हम आपको व्हाट्सएप करेंगे। उस बस में भीड़ भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था। 50-60 पैसेंजर, 50 फुल था और 450 रुपया बस वाले ने लिया। बोला जाना है तो चलना है तो चलो, नहीं तो भागो। ये स्थिति है। जो गरीब जनता आ रहा है वो क्या करेगा बेचारा, मजबूरी में तो आ रहा है। और हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, पैसा देके ट्रेन ला रही है, ट्रेन नहीं मिल रहा। बस 1000 खड़ा किए, उसको वापस की। ये तो राजनीति कर रहे हैं। अरे अगर हम नहीं, इनके पास पैसा है सरकार बनाने के लिए, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्चा करके मध्य प्रदेश में सरकार बनाए, लेकिन एक भी ट्रेन फ्री लाके दिखाई इन्होंने? एक भी ट्रेन इन्होंने दिया कि नहीं जनता जाएगा, उनसे भी वसूला गया वहां का भाड़ा। सोचिए क्या विडंबना है, क्या सोच है इस सरकार। सर लेकिन बीजेपी की कई मंत्री ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसे समय में राजनीति कर रही है, कोरोना पे कांग्रेस के मंत्री राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताओ भाई, ठीक है कांग्रेस राजनीति, तो आप क्यों पीछे हैं? आप तो 22 तारीख तक, जब तक मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बना, आप लॉकडाउन नहीं अनाउंस किए। आप बात कर रहे, राजनीति कर रहे। आपको चिंता था कि पहले मध्य प्रदेश में सरकार बना ले। आपको भी मौका था, जब ट्रेन कांग्रेस पार्टी 2 ट्रेन दी, आप 10 देते। आपको कौन रोका था? उनसे पूछिए कि उनको कौन रोका था। अरबों रुपया, करोड़ों रुपया खर्चा करके आप यहां सरकार बना रहे हैं और सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, और आप क्यों नहीं आगे आए? आपको किन्होंने मना किया था? आप भी आगे आते, बोलते कि हम ट्रेन देंगे, हम भी भाड़ा नहीं लेंगे, या आप अनाउंस करते कि भाड़ा, जब हम लोग से 50-50 लाख रुपया काटा गया हर विधायक से, आप बोलते ट्रेन फ्री करेंगे, लोगों को घर तक फ्री पहुंचाएंगे। क्यों नहीं पहुंचाए? ये जवाब मांगिए उनसे, और हम लोग मांगेंगे। एक कमेंट आ रहा है अभी सीतामढ़ी जैसे कि ऑडियंस की तरफ से कमेंट आ रहा है। रंजीत बिहारी सिंह कमेंट कर रहे हैं कि सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। रंजीत बिहारी सिंह के पास स्लिप है, उस बस का स्लिप है। उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अगर आपके पास स्लिप है वो तो लड़का स्लिप जरूर घरवाड़ा का होगा। हम कंफर्म होंगे वो लड़का घरवाड़ा का होगा, क्योंकि उसने पूरा स्लिप सब मैंने फेसबुक पे डाला, ट्विटर किया, फिर न्यूज वाले को दिए। वो कह रहे हैं कि मेरे पास स्लिप है, 450 रुपया मुझे लगा। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जब कमेंट के थ्रू प्रूफ हो रहा है। मेरा एक क्वेश्चन है सर आपसे कि जैसे कि अभी दिल्ली में लॉकडाउन है, सारी जगह पूरे इंडिया में लॉकडाउन है, और दिल्ली में दारू चालू किया गया है, तो क्या ये बिहार में भी ऐसा हो सकता है? नीतीश कुमार जी कर सकते हैं? नहीं, हम लोग जहां तक नीतीश जी को जानते हैं, वो प्रिंसिपल के हैं, हमको नहीं लगता कि यहाँ शराबबंदी फिर से खुली हुई। लेकिन चालू करे चाहे नहीं करे, यहाँ तो सरकार ही बेच रही है दारू, तो चालू हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। यहाँ सरकार, दिल्ली में चालू किया तो सरकारी धन आएगा, सरकार के खजाना में जाएगा। यहाँ तो सरकारी धन को अपने खजाना में लोग ला रहे हैं दारू बंद करके। डीजीपी बोल रहा है पुलिस बेच रहा है। डीजीपी का स्टेटमेंट है कि प्रशासन के लोग दारू बेच रहे हैं, तो इसको क्या कहिएगा? या तो बंदरबाट है दारू का पैसा कहा, इसलिए बंद नहीं मानिए। होम डिलीवरी सिस्टम नया लागू किए हैं नीतीश जी के सरकार में। आप घर बैठे रहिए, आपको पहुंच जाएगा, दुगुना दाम लगेगा। ये मेरा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि अभी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। अभी करना ही चाहिए 100%। नीतीश जी को मेरा कहना 100% सोचना चाहिए कि जब आप बंद करने में सक्षम नहीं हुए, आपके सरकारी जितने लोग हैं वो दारू का व्यवसाय कर रहे हैं, आप सब जगह बॉर्डर एरिया पे जाइए तो वहां दारू बिक रहा है, इंपोर्ट हो रहा, आ रहा है, तो आप फेलियर है तो इसको चालू कर दिए। कम से कम सरकारी खजाना तो भरेगा। एक नंबर, जो 2 नंबर में धंधा, 1 नंबर में सरकार को टैक्स तो आएगा, लोगों का कल्याण तो होगा। आप जो रजिस्ट्री वैल्यू बढ़ा रहे हैं, कुछ से कुछ टैक्स कर रहे हैं, गाड़ी वाले पे फाइन कर रहे हैं, उससे तो जनता बच जाएंगे। एक तरफ आप दारूबंदी में नुकसान कर रहे हैं, दूसरी तरफ हर समय, हर साल 6 महीना पे आप रजिस्ट्रेशन चार्ज बढ़ा दे रहे हैं, वाहनों का चार्ज बढ़ा दे रहे हैं, पेट्रोल डीजल का चार्ज रेट बढ़ा रहे हैं। तो इससे तो कम से कम जनता को रिलीफ तो जरूर मिलेगा। चालू करना चाहिए। ओके, चलिए चंदन जी आप शुरू हो जाइए, आ जाइए। सर मेरा सवाल आपसे यह है कि आप इतनी सारी समस्याएं बता रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार होती देश में या बिहार में तो इस समस्या का समाधान हो जाता? देखो, कोरोना ऐसा एक बीमार माने ऐसा चीज आया है जिसमें लोगों को एक दूसरे से मिलकर काम करना चाहिए। और कांग्रेस का इतिहास रहा है, आप लोग पढ़िए
कि कांग्रेस कभी डिक्टेटरशिप से नहीं काम किया, मिलजुल के ही काम किया। आपको पता होना चाहिए, राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, सोच की बात कर रहे हैं, तो वाजपेयी जी को नी में प्रॉब्लम था, उन्होंने वाजपेयी जी का टूर बनवाया यूएस का, अमेरिका में, और वाजपेयी जी ने वहां ट्रीटमेंट कराया। तो ये सोच कांग्रेस की थी, ये सोच बीजेपी की नहीं है। वो सोचते हैं ये देश मेरे बाप का है, और बपौती के तरह चलाएंगे, डिक्टेटरशिप के तरह चलाएंगे तो नहीं होगा। इसमें होना चाहिए कॉमन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक कमेटी बननी चाहिए सभी पार्टियों की, उसमें एडवाइजरी होनी चाहिए, सबको मिलकर एक डिसीजन लेना चाहिए था। तो ये तो इन लोग कर ही नहीं रहे। बोले नहीं, एक बार आए मोदी जी, घंटी बजा दो, बजा दिया, दिया जला दो, जला दिया, फिर आपको लॉकडाउन करा दिए। अरे लॉकडाउन, इसके पहले आपने सोचा कि जो मजदूर बाहर है वो कैसे खाएंगे, उसको क्या व्यवस्था दिया जाएगा, उसको कैसे लाया जाएगा? नहीं, तो डिक्टेटरशिप है, जो हम कर दिए वो सच, मुख्य कानून। मतलब आप कहना चाह रहे कि मुख्य कानून, मतलब अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार देश में तानाशाही कर रही है? 100% तानाशाही कर रही है। क्या कोई मीडिया वाला उनके खिलाफ लिखने को तैयार है? आप पूछिए मीडिया के लोगों से, हम पूछना चाहते हैं। मैंने व्हाट्सएप किया, मैंने ट्वीट किया भाड़ा, कहीं भी कोई न्यूज में दिखाया नहीं। पूरा तानाशाही है, क्योंकि सब डरे भी रहते हैं मीडिया वाले लोग, ऐड नहीं मिलेगा, किसी को कुछ कर देंगे, तो डर भी है। आप लोग तो फ्री हैं, क्योंकि आप लोग ऐड से मतलब नहीं। अच्छा, लेकिन सर मोदी अभी सरकार तो मोदी जी बार बार अलग अलग मंचों से सर ये कहते थे कि हम गरीबों की सरकार है, गरीबों की मदद करेंगे, गरीबों के अच्छे दिन आएंगे। हाँ, तो आप बताइए कि पिछले 6 साल में कौन सा इंडस्ट्री मोदी जी ने यहां लाया है, और पिछले 6 साल में कितनों किसानों का कर्जा माफ किया है, और कितने इंडस्ट्रियलिस्टों का, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग का कर्जा माफ किया। कंपेयर कीजिए ना, गरीब के लिए आप क्या किए हैं, क्या वो लोग नहीं जान रहा है। दाल का कीमत कहीं से कहीं, हर चीज तो महंगाई, गैस का कीमत 400 से 1000, बोलते सब्सिडी दे रहे हैं, उसके अकाउंट में जाएगा। माने हर जगह त्राहिमाम है भाई। गरीब का पैसा, जो गरीब की घर में लोग चोरी करके वो निकलवा के नोटबंदी करा दिए। आप किसके युवाओं को रोजगार की बात किए, तो आज तक 6 साल में हमको नहीं लगता क्या रोजगार। बीएसएनएल जैसा कंपनी को आपने बंद करा दिया, तो ये सोचने की बात है ना। बीएसएनएल कंपनी भी बंद करा दिया उन्होंने, तो बड़ी चीज है। लेकिन सर केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमने गरीबों की राहत के लिए हमने 20 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। क्या लगता है इसका फायदा जनता तक पहुंच पाएंगे? किसको 20 लाख करोड़ पैकेज का जो हम लोगों ने, यहाँ बिहार के सभी विधायक ने 50-50 लाख रुपया दिया। क्या हिसाब उसका मिलेगा? क्या सरकार देगी? आपको बता दे, घोषणा बहुत की है मोदी जी ने, हमको नहीं लगता है कि अभी कुछ होने जा रहा है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन, यानी कि आप उस 20 लाख करोड़ पैकेज को जुमला पैकेज मानते हैं? 100%। एक्चुअली इन लोग अनाउंस करके बाद में कहते हैं कि सब होता है पब्लिक उल्लू बनाने। मेरा कहना था, अभी रिसेंटली एक वीडियो आया था जिसमें कि मरीजों को, जो कि गाड़ी से पेशेंट लोग आए थे, उनको नमक चावल और मिर्ची खिलाया जा रहा था। देखिए, अब देखिए आपको क्या बताएं, जो आपको क्वारंटाइन सेंटर में जो स्थिति आप देख रहिएगा कि जहां लोग रह रहे हैं, वहां पे देखिए कि सुअर घूम रहा है, कुत्ता घूम रहा है, नहाने का जगह नहीं है, खाने में कीड़ा निकल रहा है, तो कैसे लोग रात में भाग जा रहे हैं। तो ये सोचने की बात है ना कि क्या स्थिति है। ये तो दिख रहा है पूरा जमीन पे। आप माने आज जिस हिसाब से क्वारंटाइन सेंटर में जो हो रहा है, आप देखिएगा तो दिल रोएगा। और हम लोग इस पे राजनीति नहीं करना चाह रहे हैं कि अभी अगर वहां पे राजनीति करेंगे तो भड़केगा तो हो सकता है विद्रोह हो जाए, पब्लिक एक दूसरे से झंझट हो। इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा पॉलिटिकल स्टैंड इस पे नहीं लेना चाह रहे हैं। अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने कहा कि मजदूरों को गांव पहुंचाने की नीयत नहीं है नीतीश कुमार की, लेकिन नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हम शहर में जो कोरोना फैला हुआ है वो हम गांव तक नहीं लाना चाहते, क्योंकि अगर एक बार गांव तक पहुंच गया तो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं उतनी बेहतर नहीं है। नहीं, चंदन एक चीज बताइए कि आज क्या स्थिति है गांव की, आप बता दीजिए। ये काम
आज जो बाहर से लोग आए, ये अगर 20-22 तारीख को अगर उस पर सोचती सरकार और ले आती तो क्या कोरोना इतना फैलता? आप ही सोचिए ना। तो वो तो शहर से गांव फैलता पहुंच जाते तो कोरोना भी उसके साथ आ जाता ना। नहीं 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 नहीं। आप आज देखिए, आज जो लोग आए हैं, उस समय कहीं भी कोई स्टेट में इतना ज्यादा फैला हुआ नहीं था। स्टार्टिंग फेज था, स्टार्टिंग फेज था, स्टार्टिंग फेज था, तो उस समय कंट्रोल किया जा सकता था। लोग लाते, उसको आइसोलेटेड करके क्वारंटाइन सेंटर में रखते तो नहीं फैलता। लेकिन हम लोग कब लाए? 1.5 महीना बाद, जबकि कोरोना सब जगह फैलने लगा, हर स्टेट में अपना माने सक क्या बोलिए उसको, हाई लेवल पे चला गया। तब हम लोग उन लोग को बाहर से, जो कि कोरोना उन लोग को हो चुका था, बहुत लोग इफेक्टेड हो चुके थे, और उनको लेके आए। अब क्या हो रहा है? उनको घर पहुंचा रहा है। तो उनको आपको रखना था, गांव नहीं भेजना था, तो यहीं पे क्वारंटाइन सेंटर बनाते ना, पटना में, चाहे जहां एक बनना चाहिए था कि नहीं। तो आप भेज क्यों रहे हैं? आप तो सबको भेज रहे हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उसको तो डायरेक्ट ट्रेन भी आ रहा है, या पटना आ रहे तो जा रहा है, 450 रंगदारी के असूलते हैं, उसको पहुंचा देते हैं। तो क्या सिर्फ ठगना और बोलने से नहीं ना होता बॉस? नहीं, यहाँ कहाँ सेंटर बना है यहाँ? बिहार के सभी क्वारंटाइन बोलिए। सेंटर की स्थिति अच्छी नहीं है, ना साफ सफाई अच्छी है, ना खाने पीने की व्यवस्था सही है। और जब पत्रकार उनको उजागर करते हैं, मीडिया के थ्रू सामने लाते हैं, तो उनपे एफआईआर हो जाते हैं। तो क्या अब इस सरकार में बोलने की आजादी भी छीन ली जाएगी क्या? आपको बता दें कि ये घटना मेरे यहाँ हुआ है, हमारे विधानसभा में हुआ है। बेचारा एक पत्रकार है, वो उजागर किया तो उस पर एफआईआर हो। मैंने उस पर विरोध प्रदर्शन किया, तो अभी तक कोई एक्शन नहीं है। आप कोई भी सेंटर उठा के ले लीजिए, कहीं चले जाइए, अगर परफेक्ट हो गया तो मैं आज रिजाइन दे दूंगा विधानसभा से। तो सर, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, इन सब मुद्दों का असर बिहार विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? 100% पड़ेगा। जनता जवाब मांगेगी, क्योंकि इन लोग बंदरबात कर रहे हैं, कोरोना के नाम पे लूट खसोट मनाए हुए हैं। उसका जवाब देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा, जनता लेगी जवाब, आप देख लीजिए। सर, अभी हम बात करेंगे यूपी में जो चुनाव पे मुद्दा पे डिस्कस होने लगा, जो बसों को लेकर एक बार फिर से राजनीति छिड़ गई है प्रियंका गांधी और योगी सरकार के बीच में, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ऐसे समय में बसों को लेकर सियासत होनी चाहिए क्या? आप एक चीज बताइए, इतने लोग पैदल जा रहे हैं, उनको जाने की व्यवस्था नहीं हो गई। अगर प्रियंका गांधी ने सोचा कि बस अरेंज कर दे, तो क्या गलत किया, क्या पाप किया? किसी गरीब को मदद करना कोई पाप कहलाता है क्या? अगर प्रियंका गांधी की बातों पे आपको नहीं था और नहीं देना, तो आपने क्यों नहीं 1.5 महीना में व्यवस्था किया लाने का? क्यों नहीं लाए? अगर कोई लाने को तैयार हो गया तो फिर उसको क्यों रोक रहे? वहां राजनीति माने गरीब के बारे में आप सोच नहीं रहे। सरकार तो ये कह रही है कि वो फिटनेस के लेवल पे सही नहीं थे, बस अगर एक्सीडेंट हो जाता तो वो सवाल भी हमसे पूछती, मोदी सरकार से सवाल पूछे जाते। अच्छे, सरकार से पूछिए, आप पूछिए कि जितने बसें चलती हैं उनका सब फिटनेस है क्या, फिटेड है? ऐसा नहीं, जो बस ऑनर होगा, कंप्लीट गाड़ी था, 10-5 इधर उधर ठीक है, आप उतना को रोकते, कुछ कर तो पर मैंने 1000 बस था, 1000 के 1000 फिट नहीं थी। सोचने की बात है भैया, ये सब राजनीति है, लोगों का शोषण, गरीब लोगों के साथ शोषण करने की बात। सर, ऐसे समय में भी जो ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स हो रही है, केंद्र राज्य पे ब्लेम लगा रहे हो, राज्य केंद्र पे लगा रही है, क्या इस तरह से होने चाहिए थे? आप क्या कहते हैं आप? हम आपको क्या बताएं, इतना था इनको, तो एक कमिटी बनाते हैं, जिस सर्वदलीय कमिटी बनती, उन लोग काम करते थे। ये लोग कहाँ बनाए, कहाँ मीटिंग किए? सब चीज तो डिसीजन अपने आप लिए। ये राजनीति की चीज ही नहीं थी, इसमें सबको एक साथ खड़ा होके देश के बारे में सोचना था, देश को कैसे बचाया जाए उस पर सोचना था। इन लोग नहीं सोचे। अच्छा सर, आपके रीगा विधानसभा में जो क्वारंटाइन सेंटर, उसकी स्थिति कैसी है? भैया मेरे ही रीगा विधानसभा में छोड़िए, बोलेंगे तो शर्म आएगा, क्योंकि मेरे पंचायत की स्थिति है, जिसको उजागर किया तो बेचारा पे एफआईआर हो गया। मेरा बुलाकीपुर पंचायत का क्वारंटाइन सेंटर का उजागर हुआ तो एफआईआर हो गया। बरगिनिया का क्वारंटाइन सेंटर में यही स्थिति है। बंदरबाट इन लोग रुपया का कर रहे हैं, आप पता कीजिए ना, हम बता रहे हैं, इसका जवाब लेंगे। अभी सिर्फ क्वारंटाइन, अभी समय नहीं है कि उस पर राजनीति किया जाए। अगर हम लोग जाके स्टैंड लेंगे तो बहुत बड़ा भूकंप टाइप का लोगों में आ जाएगा। लोगों एकदम, इसीलिए हम लोग शांति से छोड़े, कह के समझा के कि ठीक हो जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाए तो ठीक है।
सर आप बात करें शांति की, लेकिन एक बेहतर लोकतंत्र में विपक्ष की तो भूमिका ही होती है आवाज उठाना। तो आवाज हम उठा रहे हैं ना, आपके सामने जहां बोलने का प्लेटफॉर्म है वहां उठा रहे हैं। अब जाके पब्लिक के सामने हम 100-200 पब्लिक को लेके आवाज उठाएं तो वहां क्या स्थिति होगा आप बताइए। वहां पे क्या होगा, हंगामा होगा, तोड़फोड़ होगा। तो वो राजनीति जो तुच्छ राजनीति हम लोग को नहीं करना। हम जहां जो मेरा चंदन एक मिनट रुकिए जरा। सर एक्चुअली सीतामढ़ी में कुछ लोग हैं जो कि जनता से डायरेक्टली जुड़ना नहीं चाह रहे हैं। एक्चुअली हमने आपसे कांटेक्ट किया, आपने बोला कि हाँ ठीक है कि हम जुड़ेंगे। कौन नहीं जुड़ना चाह रहा? लेकिन हाँ लेकिन कुछ लोगों से मैंने कांटेक्ट किया, वो लोग एक्चुअली रिप्लाई ही नहीं दे रहे हैं। उन लोग आप क्या कहना चाहेंगे? वो मुंह छुपाकर भाग रहे हैं या फिर सीतामढ़ी की जनता से उनको डर लगता है कि इस लॉकडाउन में हमने मदद नहीं किया है, हेल्प नहीं किया है? जनप्रतिनिधि से तो लोग यही मांगे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक चीज सुनो बाबू चंदन भाई है राघव, कि देखो इस जो ये जो परिस्थिति था, हमको भी बहुत सारा कमेंट आया कि विधायक जी नहीं आए, विधायक जी नहीं घूम रहे हैं। बॉस हम कैसे इस परिस्थिति में घूमेंगे? मान लो हम पटना है, बात भी नहीं कर रहे, मेरी बात सुनो। हाँ बात भी नहीं कर रहे तो कमी है। और हम कैसे घूम पाएंगे? हम नहीं गए हैं, हम फैक्ट, हम झूठ बात नहीं करते हैं। मैं कहीं नहीं गया हूँ, 2 महीना से मैं पटना हूँ। और तुमको बता दें कि लाइफ में मेरा 17 साल शादी का हो गया, मैं आज तक घर में 1 हफ्ता से ज्यादा बच्चों के साथ नहीं रहा। और मैं 2 महीना से बच्चों के साथ टाइम, लेकिन मौका अगर हम यहाँ से जाएं, अब पता चला हम भी कोरोना लेके किसी को करते, किसी को इन्फेक्शन हो जाए, तो ये नहीं। लेकिन हाँ जो बन पड़ा, फोन से व्हाट्सएप मेरा चालू था, जो भी मैसेज आता था मैं मैसेज करता था, और जहां बन पड़ा वो करने का प्रयास किया हूँ। कुछ लोग का अपना अपना काम करने का तरीका होता है, और ये हमको नहीं लगता कि भागने से उसका कोई विकल्प या कोई अथी होगा। फेस करना चाहिए, फेस करेंगे। हमको भी बहुत जगह कमेंट फेसबुक पे आया, विधायक ध्यान नहीं दे रहे, विधायक जी क्या कर सकते हैं भाई, हम भी इंसान है, इसको मानना। अच्छा सर, हमारा कहना है कि सीतामढ़ी में अलग अलग प्रखंड से रोज हमारे पास वीडियो आ रहे हैं। हम बहुत कम वीडियो को डालते हैं कि लोगों का वीडियो आ रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर पे जो कि जनप्रतिनिधि है, मुखिया है और जो कि पंचायत समिति है, उनको डिप्यूट किया गया कि आप लोगों की मदद करें, ठीक है। लेकिन रोज वीडियो आ रहा है, इस पे प्रशासन को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं? हम तो बोल ही रहे प्रशासन को इस पे। हाँ, हमको भी फोन आ रहा बहुत जगह। तो गांव वाले अपने से अगर क्वारंटाइन सेंटर लोगों को अलग रखना चाहते हैं, सीओ को खबर, मैंने सबसे क्या होता है, सबसे बड़ा चीज है कि ब्लॉक लेवल में भी आपको पर्सनली बता दें, सीओ और बीडीओ का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, ये आप पता कर लीजिएगा। और सीओ जो होता है इंचार्ज होता है पूरा आपदा का। अब उस ताना तानी में भी काम नहीं होता है। और मुखिया जी लोग को जहां जहां जो सक्षम वो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो झेलेंगे, उनको भी जनता से फेस करना है। सरकार को इसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जैसा कि डीएम मैम का आदेश आ रहा है कि जो भी अधिकारी हैं मतलब कि सही से काम करें, नहीं तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो हमारी इस लाइव के माध्यम से आप हमारे जिलाधिकारी अभिलाषा मैम का क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग काम नहीं कर रहे उनको कैसे करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। अभिलाषा जी के मैम के बारे में हम बता दें, जिला पदाधिकारी बेचारी एक्टिव है, कभी भी कोई भी रिस्पांस, कोई भी बात हमने कहा, बहुत बार क्वारंटाइन सेंटर के बारे में तो जाके विजिट किया। एक देखिए, राजा कितनो शरीफ होगा, जब तक उनका हैंड नहीं मजबूत होगा वो अकेले क्या करेंगे? तो वहां का सिस्टम ही डिफंड है, काम करने में फेलियर है, सीओ लोग एक्टिव नहीं है, थोड़ा सा मजबूरी हो जाती है। लेकिन वो बहुत ही एक्टिवली काम कर रही हैं, हमने देखा है। जहां का भी हमने फोन किया, रिस्पांस किया, मैंने बताया या व्हाट्सएप पे मैसेज किया, वो तुरंत एक्शन ली है और उस पर काम किए। जो करेगा उसके बारे में हम शिकायत नहीं कर सकते। चलिए, धन्यवाद। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि इस कोरोना के दौर में भी जहां हर किसी के सर पे मौत मंडरा रही है, और ऐसे माहौल में भी सीतामढ़ी में हर दूसरे दिन गोली कांड हो जाते हैं, किसी व्यवसायी को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, तो आप इसमें सबसे बड़ी चूक किसे मानते हैं? देखिए, 100% इसमें प्रशासन की दोष है, सरकार का सिस्टम नहीं है। और लोग, अभी तो ये शुरुआत हुआ भैया, अब ये जितने लोग बाहर से यहाँ आ रहे हैं, आपको लगता है 2-3 साल जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्राइम बढ़ेगा, और ये मेन रीजन है। इसमें तो अभी तो थोड़ा प्रशासन को एक्टिव रहना चाहिए कि जो क्रिमिनल एक्टिविटी वाले लोग रहते हैं, इस सब टाइप का समय का इंतजार करते हैं कि प्रशासन दूसरे तरफ बिजी है,
हम लोग इसमें कुछ कर ले। ये बहुत ही दयनीय सीतामढ़ी की पिछले 2-3 साल में हमने देखी है, बहुत ही दयनीय। कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें कि हत्या, बलात्कार ये नहीं हुआ। हम लोग कितने बार कहे हैं सिस्टम में। आपको बता दें, वहां के थाना प्रभारी लोग माने इतने बड़े कुछ लोग हैं कि हम बोल नहीं सकते आपको। वो अपने आप को समझते हैं कि डीएम है, किसी को नोटिस नहीं लेना है। आपको हर चीज में उनको पैसा चाहिए। अगर हम लोग हायर अथॉरिटी को, हमने बहुत बार शिकायत किया, लोग नहीं सुनते। एसपी साहब को मैंने बोला कि लोग मानने को तैयार नहीं। कुछ लोग, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ थाना प्रभारी इतने एक्टिव है, ये माने कुछ भी कांड होता तुरंत एकदम चाहते हैं कि सॉर्ट आउट करें। तो हर तरह का सोच का लोग है, उसका प्रशासन को उसमें एक्शन लेना चाहिए। अच्छे यंग थाना इंचार्ज लोग को लाना चाहिए, अफसरों को बदलना चाहिए, तभी जाके सीतामढ़ी कंट्रोल होगा। सबसे बड़ा चीज है, उनको अपना एक सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि कुछ मुखबिर प्राइवेट समझिए कि लोकल स्तर पे सोर्स रिसोर्स तैयार करना चाहिए कि आपको कुछ खबर मिले क्या एक्टिविटीज हो रहा है। पहले के सिस्टम में ये था, अभी थोड़ा कोई है। अच्छा सर, कहना चाहेंगे डर भी तो नहीं है, आखिर उस डर को कैसे पैदा किया जाए? लोगों में डर, देखिए जब तक प्रशासन टाइट नहीं होगा और एक्शन नहीं होगा, सजा नहीं होगा कुछ क्रिमिनल को, तब तक कुछ नहीं होने जा रहा है। यही डर कैसे 2006 में जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो डर था ना, लोगों को डर था। इनकाउंटर किया जाता था, तो अब तो हम नहीं कर सकते इनकाउंटर कीजिए, लेकिन था तो डर क्रिमिनल लोग में था, अभी नहीं है। अभी तो सोचते जाएंगे जेल, जिसके घर में घटना घटा बेचारा डर से गवाही भी नहीं देगा, बिल। राघव कुछ पूछना चाह रहे थे आप? हाँ, हमारा सर क्वेश्चन था कि एक्चुअली हमारे जो कि सीतामढ़ी सांसद महोदय, उनका कहना है कि जिला प्रशासन जो कि है ना को हटाया जाए। इस कांड को लेकर के आपका क्या कहना है कि उनको हटाया जाए, या फिर क्या इसका सॉल्यूशन है कि उनको हम हटा देने से क्या मतलब इस चीज पे कंट्रोल पा लिया जाएगा? देखिए हम ये नहीं कर सकते किसी को हटाने के लिए। देखिए हर आदमी का काम करने का अपना कैपेसिटी होता है, ऐसा नहीं सब मेहनत करते हैं, लेकिन जो सिस्टम डेवलप होना चाहिए, क्रिमिनल को जो डर पैदा होना चाहिए, जब तक डर नहीं पैदा करेंगे कुछ नहीं होगा। हटाने से कुछ नहीं, उनको एक्शन में आना पड़ेगा। सरकार को थोड़ा बोल्डली बूस्टअप करना पड़ेगा सभी अफसरों को, तभी जाकर कुछ मिलेगा। सर, ऐसे दौर में जहां मजदूर सड़कों पे हैं, वहां बीजेपी के कोई मंत्री उनसे मिलकर बात नहीं करने आ रहे सड़कों पे। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी जब मजदूरों से बैठ के बातें कर रहे थे, तो देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा कि वो मजदूरों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? अच्छा, एक चीज बताइए, वित्त मंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि मजदूर अगर रोड पे पैदल चल रहा है तो वो कहाँ थी, उनके लोग कहाँ थे, क्यों नहीं मदद करने चले गए? अगर राहुल गांधी जी को, हमारे माननीय अध्यक्ष जी को दर्द लगा, तब ना उन्होंने ट्रेन, हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने अनाउंस किया कि हम भाड़ा देंगे, हमने ट्रेन देंगे। वो की। आप तो फाइनेंस मिनिस्टर थी, आपकी पार्टी अरबों रुपया खर्चा करिए सरकार बनाने में, जहां की आपको लोगों ने जिताया नहीं, वहां भी दिस दैट माने साम दंड भेद से सरकार बना रही। तो आप कहाँ थे? आपने क्यों नहीं उनसे बात किया? उनका दर्द क्यों नहीं पूछा? दूसरा अगर पूछ रहा तो वो दर्द हो रहा है, सोचने की बात है। वो कह रही थी कि मजदूरों पे राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं सड़कों पे बैठ के। अब बोले ना, कुछ भी अच्छा काम कीजिएगा तो नेगेटिव लोग नेगेटिव बोलेंगे, उसको इतना चिंता नहीं करना चाहिए। जब हाथी चलता है ना तो बहुत कोई शोर मचाता है, उसको समझ सकता है। राघव, कमेंट बॉक्स में कोई सवाल आ रहे हैं क्या हमारे ऑडियंस के? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। कह रहे हैं प्रभु गुप्ता जी, सर एक्चुअली ये आपके विधानसभा क्षेत्र से है, और इनका एक कमेंट आ रहा है जी, आप उस मुखिया को क्या कहना चाहेंगे जिसके घर पर जाकर बताने के बावजूद भी मुखिया कोरोना पेशेंट जो कि गांव में घूम रहे हैं उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है? तो आपके विधानसभा क्षेत्र का क्वेश्चन है। मेरा बात समझ जाइए, एक्शन नहीं ले रहा, मुखिया क्या कर सकता? मुखिया को तो सबको देखना है। वहां मुखिया, हम लोग क्या बोलते हैं, वीडियो सीओ को बोलते हैं, एक्शन लेते ही नहीं है। मुखिया बेचारा छोटा सा प्राणी क्या करेगा? वो अपने से अगर एक्शन लेगा तो गांव वाला पता चलेगा, एक तरफ हो जाता है, बोलने लगते हैं, गुट बन जाता है, तो वो तो साइलेंटली ही ना कुछ कर सकता, वो डायरेक्ट बचा ही सकता। उसमें तो
कोई नेता इसमें कोई नहीं काम कर सके। इसमें आदमी का इंसानियत, सब कोई ग्रुप बना के समझाया, बाबू तुम नहीं घूम रहे। जब तक यूनिटी नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। एक आदमी रोकने जाएगा, उससे लड़ाई करेगा, कौन लड़ने जाएगा? मुखिया को क्या सेफ्टी है कि लड़ेगा? हमारा लाइव सेशन अब कुछ ही देर में खत्म होने वाला है, जिससे पहले मैं एक दो कमेंट है वो मैं पढ़ दूं और चंदन प्रताप से एक लास्ट रहेगा। ओके ओके ओके, लास्ट आप पूछ लेना। एक कमेंट आ रहा है अभी, कह रहे हैं विधायक जी खुद रीगा विधानसभा क्षेत्र से है। सॉरी हाँ सर, आपके बारे में पूछ रहे हैं कि इन दिनों आप क्या कर रहे हैं। सॉरी, आपने क्या क्या किया? लोग कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। हम तो आपको बताएं कि मैं घर में जी जी, जो भी फोन पे जो भी मांगे, जहां जो बोले, आप पता कीजिए भोरा एक जगह वहां पे राशन नहीं बट रहा था, बटवाए बरगनिया में प्रॉब्लम था, उसको हम फोन पे ही हम जाके कहीं कुछ है। मेरे लोग जहां भी जरूरत पड़ा वहां जा रहे हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं। हमने प्रयास किया कि नहीं होता है, बॉम्बे में कुछ मित्र है कि हम भाड़ा लेके ट्रेन भी ले आए, लेकिन सरकार उस पर हम लोग को जवाब दे दी, कुछ नहीं की। तो अब जहां तक बन पड़ा वही किया। हम ये नहीं बोलेंगे बहुत बांटे, बहुत वो सब हम लोग, लेकिन किसी गरीब के साथ ना इंसाफी नहीं होने दी है। जहां भी जरूरत पड़ा फोन आया तो वहां एक्टिवली काम किया। एक कमेंट आ रहा है कि सीतामढ़ी कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर और एएनएम का खाना बंद कर दिया गया सीतामढ़ी सिविल सर्जन के द्वारा। तो ये बहुत ही गलत है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सिविल सर्जन ने उनका खाना बंद करवा दिया है। नहीं, अभी अगर ऐसा हुआ है तो नहीं होना चाहिए, हम बात करेंगे। और हमको नहीं लगता है कि इतना माने निर्दयी टाइप का काम करेंगे। उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। सिविल सर्जन को सस्पेंड होना चाहिए अगर ऐसा। रंजीत बिहारी सिंह का कमेंट आ रहा है सर। नहीं, एकदम सस्पेंड होना चाहिए उससे सिविल सर्जन को, और उस पर एक्शन होगा, हम लोग बात करेंगे। चंदन प्रताप का लास्ट एक क्वेश्चन है। चंदन प्रताप ये लास्ट कर लीजिए। सर, जब हमने अनाउंसमेंट किया कि हम विधायक जी का इंटरव्यू करने जा रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट करके ये कहा कि आप विधायक जी को ये जरूर कहना कि हम स्टूडेंट्स हैं, मिडिल क्लास के हैं और हम घर बैठे हुए, लेकिन हमारे मकान मालिक मानने को तैयार नहीं है। वो किराया वसूलने के लिए हम पे काफी प्रेशर बना रहे हैं। तो क्या आप इस मुद्दे को उठाएंगे? देखो, हम लोग ये मुद्दा तो जेन्युइन बात है कि मकान का किराया हो चाहे स्कूल का फीस हो, सब कोई लोग बोल रहे हैं हमारे मोदी जी की बंद होना चाहिए, नहीं जाए। लेकिन जो भी है सब मांग तो रहा है, प्रेशर बन रहा है, उस पर हम लोग हल्ला गुल्ला करेंगे कि नहीं होना चाहिए, किराया नहीं मिलना चाहिए, प्रयास किया जा सकता है। सर, जहां मजदूर यूपी में सड़कों पे मर रहे थे और महाराष्ट्र में ट्रेन से कट गए, वहीं बीजेपी अपने 6 साल सरकार पूरे हो जाने की जश्न मना रही थी। क्या कहेंगे आप? भाई, अब फिर बार बार ऐसे पार्टी का नाम ही नहीं लो भाई, जो खुद का बना हुआ खुद के लिए। आप एक भी नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, एक भी काम बता दीजिए बीजेपी का। करीब 17 साल का शासन है, 6 साल 5 साल 3 साल 17-18 साल कांग्रेस बीजेपी की सरकार यहाँ रही है। एक भी काम बता दीजिए जो गरीबों को हित में, गरीबों के लिए सोची हुई, गरीबों को काम आने वाली काम किया। हाँ, एक जरूर काम किया है, जो भी पॉलिसी कांग्रेस ने गरीबों के लिए बनाया, चाहे इंदिरा आवास, चाहे रोजगार गारंटी, कोई भी, उसका नाम बदल करके अपना नाम जरूर कमाने का काम किया। लेकिन ये भूल जाते हैं, किसी का बाप का नाम बदल देने से बाप वही कहलाता है। ये चीज उनको समझना पड़ेगा। सर, अभी पूरे बिहार में सबसे नंबर 1 एक क्वेश्चन ट्रेंडिंग पे है कि जितने लोग बिहार लौट कर आए हैं उनका ये मानना है कि अब हमें बिहार में ही रोजगार चाहिए, बिहार में ही शिक्षा चाहिए और बिहार में ही स्वास्थ्य चाहिए। तो लगता है कि बिहार सरकार सबको प्रोवाइड करवा पाएगी? आपको हम क्या बोले कि आफत तो अब आगे आएगा, क्योंकि जो लोग इस परिस्थिति में वापस घर आ गए, अभी तो बाहर जाके काम करना, बाहर जाके पढ़ना सोचेंगे भी नहीं। तो बिहार सरकार को सोचना चाहिए। अभी देखिए, देश के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से कोरोना में पूरा वर्ल्ड लेवल पे लोग यूनाइट हुए हैं, चाइना को ब्लेम कर रहे हैं, तो चाइना से हमको नहीं लगता बहुत इंडस्ट्री शिफ्ट करेगी। तो उसमें तो सरकार को चाहिए कुछ पॉलिसी लाए, सीएम को, मुख्यमंत्री जी को चाहिए कुछ पॉलिसी लाए कि यहाँ इंडस्ट्री लाए। लेकिन हमको याद है 2006 में जब नीतीश जी सरकार बनाए थे, एनआरआई मीटिंग कराया था इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन उसके लिए आप पॉलिसी क्या लाए? आपको बता दें, एक शुगर मिल है हमारे रीगा में, वो भी बेचारा बंद होने पे है। उसके लिए हम बार बार प्रयास किए कि इसका क्या प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ की सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अभी पिछले जैसे लॉकडाउन इधर
4 दिन से शुगर मिल बंद है, वहां के मजदूर लोग रोड पे हैं, कोई उससे पूछने नहीं गया, कोई सरकार बात करने को तैयार नहीं। क्या बोलिए? अच्छा, यानी कि आप 10 सीतामढ़ी के प्लेटफॉर्म पे अब ये कह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा में अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी और कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा रहा तो रोजगार आएंगे बिहार में, इंडस्ट्री लगेंगे। देखिए, अगर आपको बता दें कि हम लोग की सरकार कहीं भी रही है, ये रोजगार पे सोची है, रोजगार बढ़ी है। आप छत्तीसगढ़ का रेशियो उठा के देख लीजिए, रोजगार बढ़ी है कि नहीं, वहां का किसानों का क्या स्थिति ये देख लीजिए। हम लोग की सरकार गरीब के लिए सोचती है, गरीब के लिए काम करती है, तो बढ़ना तय है। राघव, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हमारा कहना था कि रीगा सीतामढ़ी में अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो सिर्फ एक है, जो कि रीगा विधानसभा क्षेत्र में है। हाँ, जो कि रीगा विधानसभा क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ करीब 400 से ज्यादा मजदूर परिवारों का घर उससे चलता है और उसका लगभग करोड़ों रुपया है जो कि अभी बकाया है, जो कि काफी टाइम से है। उसके लिए लोग लड़ रहे हैं लेकिन उनका पैसा नहीं मिल रहा है। राघव, एक बात बता दें, वो तो इंडस्ट्री तब की बंद करके भाग गई रहती। आप विधानसभा का देखिएगा क्वेश्चन, हम लोगों ने हल्ला किया तो उसका चीनी जब्त हुआ और उसमें रूल बना कि 15% जो 100 रुपया का चीनी बिकेगा तो 85 पैसा किसानों को बटेगा, अब 15% मिल मालिक को। उसके हिसाब से अभी रुका हुआ है। हमने प्रयास किया था, सीएम से 2-3 बार मिले कि इसको ऐड दीजिए, कोई व्यवस्था कीजिए, इसकी बात सुनिए। यहाँ सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आपको बता दें, आपके जानकारी में है कि नहीं है, पिछले 3-4 दिन से वहां लॉकडाउन हो गया, मिल को एकाएक बंद कर दिया गया है। वहां के एम्प्लॉय लोग को 2 महीना के लिए घुसना बंद है, जो लोग रोड पे आ गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है सरकार की तरफ से। सरकार उस पर सोच भी नहीं रही कि उसको कैसे रिवाइव करें, कैसे चलाएं। ये तो स्थिति है। सर, मेरा सवाल, चलिए धन्यवाद सर। एक्चुअली ना, आपने एक्चुअली उन ग्रामीणों के लिए सोचा जो कि गन्ना का व्यवसाय करते हैं, और ये काफी अच्छा रहा। आपके इस प्रयास के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि नॉर्मली में बात करें तो कोई भी जनप्रतिनिधि डायरेक्ट जनता से रूबरू नहीं होता है, और इस चीनी मिल से रीगा के बहुत सारे परिवारों का खर्चा चलता है। ताकि अगर ये अभी चालू है तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद इसलिए आपको। बंद है, आपको बता दे, बंद है। आप इस पे एक न्यूज बनाइए, बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे न्यूज बनना चाहिए और इस पे सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। बहुत बड़ी चीज है। हम लोग भी उसी के प्रोडक्ट हैं, क्योंकि हमारे दादाजी भी वही काम करते थे। आज हम जहां पहुंचे हैं, हमारा पूरा परिवार उस मिल का ऋणी है, उसको नहीं हम लोग माइनस कर सकते हैं। कोशिश रहेगी इस बार एक्चुअली जब मैं सीतामढ़ी आऊं तो रीगा विधानसभा क्षेत्र का दौरा करूं, और चीनी मिल से जो भी किसान परिवारों का घर चलता है उनसे मैं मिलूंगा और उनकी परेशानी पे जरूर बात करूंगा। थैंक यू। चले जी बिल्कुल। चंदन, आपका लास्ट कीजिए। धन्यवाद सर। नमस्कार, आप देख रहे थे 10 सीतामढ़ी। आज हमारे साथ जुड़े थे रीगा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमित कुमार टुन्ना जी। आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं आप लोग का धन्यवाद करते हैं। आप लोग इस लायक समझे कि हम 2 शब्द बोलने का मौका दिया। मैं फिर जी बिल्कुल। मैं जाने से पूर्व आपको बता दूं, ये जो लाइव है 10 सीतामढ़ी पेज पे हो रहा है, ये एक्चुअली दृश्य मीडिया प्रोडक्शन के थ्रू हो रहा है, जो कि हमारे राहुल भैया है, राहुल जावत, उनके द्वारा हो जा रहा है। तो सबसे बड़ा थैंक्स एक्चुअली 10 सीतामढ़ी और 10 सीतामढ़ी की पूरी टीम उनको दे रही है। इस लाइव का फुली क्रेडिट जाता है दृश्य मीडिया प्रोडक्शन को, जो कि हमारे राहुल भैया दिल्ली से कोऑर्डिनेट करते हैं। तो उनको बहुत बड़ा थैंक्स हमारी तरफ से और 10 सीतामढ़ी की तरफ से। आप सभी जुड़े राहुल भैया के साथ, ठीक है। कोई भी इवेंट्स हो, किसी प्रकार की वीडियो शूट हो, प्री वेडिंग शूट हो, तो आपको